नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आप अक्सर राजनेताओं के ठाट बाट जलवे देखकर सोचते होंगे कि बहुत आराम और मौज की जिंदगी है इनकी। बेशक होती भी है, क्योंकि सत्ता का सुरापान एक अलग तरह का नशा देता है। लेकिन यह भी आपको 5 साल में एक बार असहाय से, खौफजदा से, झिझकते हुए से, अतिशय विनम्र लहजे में चाशनी घोले नजर आते हैं। यह वक्त होता है चुनाव का, जो इन दिनों एमपी के सियासी आसमान को आच्छादित किए हुए है। इनकी परीक्षा भी किसी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा की तरह 3 चरणों की होती है। पहला होता है टिकट का मिलना, फिर जीत का मिलना, और तीसरा यदि सरकार आ गई तो पद का मिलना। अभी पहले चरण का इम्तिहान चल रहा है। इतनी लंबी भूमिका मैंने आज इसलिए बना ली क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने स्तर पर सर्वे करा चुके हैं। उनके कई दावेदार मजबूत और कई फिसड्डी नजर आ रहे हैं। परखने की कमान भाजपा में संगठन के अलावा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संभाली हुई है। आपने भी खबरें देखी होंगी कि कई दिनों से मुख्यमंत्री निवास में विधायकों और जिले की टीम के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं शिवराज। कांग्रेस में कमलनाथ ने भी कई सर्वे कराए हैं और कल दिल्ली में उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी भी और अपना निष्कर्ष भी बताया कि कौन हार सकता है और कौन जीत सकता है। संभावना यह है कि इस बार दोनों ही दल समय से बहुत पहले, यानी 1 महीने के अंदर, शायद जुलाई लास्ट तक, कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अभी यह पुष्ट नहीं है, सिर्फ कयास है। तो आज बात करेंगे इन्हीं सर्वे रिपोर्ट्स की। एमपी का कौन सा इलाका किसके लिए कितना मुफीद है, कहां कौन कमजोर है और कहां कौन मजबूत। क्या टिकट वितरण के साथ ही जीत हार का अनुमान तय हो जाएगा? 4 प्रमुख हिस्से में बटे प्रदेश का सूरत हाल क्या है? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अमूमन एमपी को 4 हिस्सों में बांटकर ही देखा जाता है। मालवा निमाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल। पिछले चुनाव में भाजपा की लाज विंध्य ने बचाई थी तो कांग्रेस को अग्रणी बनाया था ग्वालियर चंबल। बीच में हुई उठापटक, जो इनके थे वो उनके हो गए और अब कुछ उनके इनके होने को आमादा है। जाहिर है कि ऐसे में चुनाव दिलचस्प होंगे। ऐसे में चुनावी समीकरण गणित की तरह 2 धन 2 बराबर 4 नहीं होने वाले, लिहाजा जरिया बनाया गया है सर्वे को। पहले बात कांग्रेस की करते। दिल्ली से छनकर आती खबरें बता रही कि सत्ता वापसी के लिए जीजान से जुटी कांग्रेस इस बार कई सीटों पर चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का उद्घोष कर सकती है। आधार वही सर्वे होंगे। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। कांग्रेस प्रदेश में चौतरफा कई चरणों का सर्वे पहले ही करा चुकी है। सीटों के गणित में अपनी सारी थ्योरम्स लगाकर कई क्षेत्रों में टिकट के जोड़ घटाव का रिपोर्ट तैयार करके बैठी है। इस रिपोर्ट में मजबूत और फिसड्डी दोनों दावेदारों का लेखा जोखा है और अपने इसी होमवर्क की कॉपी कमलनाथ ने कल पार्टी के शीर्ष को सौंपी और इसी आधार पर पार्टी अपने उम्मीदवार जल्दी घोषित कर सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। सर्वे के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी उम्मीदवार चयन में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले कांग्रेस के उम्मीदवार तय भी हो जाएंगे, घोषित भी हो जाएंगे। बघेलखंड, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल ऐसे इलाके होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इधर बात यदि भाजपा की करें तो उसने भी कई चरणों में सर्वे कराया है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा और सागर ये कुछ ऐसे संभाग हैं जिनमें भाजपा खुद को मजबूत मानकर चल रही है। पिछली बार का मजबूत किला विंध्य और मालवा इस बार कितना साबुत रहेगा, इसे लेकर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। मसला जनजाति बहुल सीटों का भी है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा को लेकर भी भाजपा कई सॉलिड फुल प्रूफ प्लान बनाने में लगी है। तय है कि भाजपा भी उन्हीं चेहरों पर ही दांव लगाएगी जिनका जीतना तय है, यानी टिकट का आधार सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार और जरिया वही सर्वे।
देखिए, कांग्रेस का सर्वे किसने देखा, किसने करा है, सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस तो रोज कमलनाथ जी के बंगले पे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सर्वे कराती है। वहां आने वाले जानने वालों से खुद ही मनमर्जी का सर्वे करा के खुद ही झूठे सर्वे जारी कर देते हैं। अब वो तो रोज कमलनाथ जी को ट्विटर पर, मुख्यमंत्री पंचांग पर, होर्डिंग पर भावी अवश्यम भावी सर्वे में बताते हैं। इस तरह के झूठे सर्वे उनको मुबारक, और इस तरह का भावी अवश्यम भावी के रूप में होर्डिंग पर मुख्यमंत्री बनना उनको मुबारक। प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, शिवराज जी के साथ है। दिलचस्प यह है कि दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे के सर्वे का मजाक जरूर उड़ाते रहते हैं, लेकिन बारीक नजर दोनों एक दूसरे के सर्वे पर भी बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज खुद विधायकों और जिले की टीमों से चर्चा कर जनता का रुख जानने और उसे अपने विधायकों और जिला कमेटियों को बताने में लगे हैं। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस की ही तरह मजबूत क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट्स का ऐलान पहले ही या तो कर देगी या उन्हें स्थायी संकेत दे देगी कि जाइए, जुटिए। जो भी हो, चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होंगे क्योंकि मुकाबला कांटे का है। तो रस्मन सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान हैं सुरेंद्र शर्मा, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई सारी सरकारों को बनते गिरते देख चुके हैं, राकेश अचल जी। बहुत स्वागत है राकेश जी का भी। अब शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एक बार बीजेपी से, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है। तो सुरेंद्र जी, क्या तैयारी, क्या सर्वे, क्या कह रहे हैं, कहां कमजोर, कहां मजबूत, कितना होमवर्क हो चुका? अब तो बस इम्तिहान बिल्कुल नजदीक है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी साल में 365 दिन सक्रिय रहने वाला संगठन है। हम पिछले 2 साल से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला रहे हैं। हमने बूथ विस्तारक अभियान चला, अभी इस साल बूथ विस्तारक अभियान 2 चलाया। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रदेश पर प्रयास कर रहे हैं, फोकस किए हुए हैं। अब की बार 200 पार, मध्य प्रदेश की हर सीट हम दमदारी से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर 200 पार कर रहेंगे माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। हमारे पास माननीय मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व है, शिवराज जी जैसे जननायक नेता हमारे पास है, और बीडी शर्मा जैसा सुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास है। इनके नेतृत्व की तुलना करें, हमारे नेतृत्व की तुलना करें, इनकी नीतियों की तुलना करें, हमारी नीतियों की तुलना करें, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता फिर एक बार मध्य प्रदेश में कमल खिलाने वाली है। शिवराज जी, मोदी जी, बीडी शर्मा जी 230 सीटों पर थोड़ी लड़ेंगे। मतलब उनका होमवर्क भी तो किया होगा कि कौन कौन लोग उनके, कौन सिपह सलार होंगे वहां सैनिक। ये हमारा कार्यकर्ता सैनिक है, जो हमारा वर्तमान विधायक है, जो लोग पिछली बार लड़े थे, कुछ नए चेहरे भी आएंगे। जहां जो आवश्यकता होगी सामाजिक समीकरण के हिसाब से, जीतने के हिसाब से, जो जीत सकेगा उसको हम टिकट देंगे। सर्वे की बात आप कर रहे हैं, सर्वे हमारी पार्टी कराती है, केंद्रीय नेतृत्व कराता है, निर्णय पार्लियामेंट वोट करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर हर सीट पर जो जीत सकेगा, जो ऊर्जावान चेहरा होगा, जो पार्टी को दिशा दे सकता होगा, जो कमलनाथ का मुकाबला कर सकेगा, इनकी कुटिल मुकाबला कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति को हम अपने हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट देंगे। इस बात को अंडरलाइन करें कि जो जीत सकेगा उसे दिया जाएगा, यानी ये भी संभव है कि भाई जो मौजूदा है वो भी दाएं बाएं हो सकते हैं, ये उनकी धड़कनें बढ़ जानी चाहिए। खैर, स्वदेश जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, आप लोगों ने अगर जो सोर्सेस के हवाले से आई खबरें, दनादन सर्वे करा रहे हैं कई तरह के, कई स्तर के, क्या लग रहा है सर्वे कुछ बता रहे हैं कि आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या फिर कौन ऐसे हैं? ये भी खबरें आई कि भाई 40 से ज्यादा एमएलए ऐसे हैं आपके यहां जो जिनको लग रहा है कि इन्हें चेंज नहीं किया तो मुश्किल होगी। देखिए, सबसे पहले तो बड़े लंबे इंतजार के बाद आज हमें प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के मजबूत टाइटल जवाब तो देना होगा। मैं आज बैठने का सौभाग्य मिला, मैं उनको और मतलब ये निष्पक्ष पत्रकारिता का उदाहरण प्रवीण दुबे जी को बधाई देता हूँ, एसपी टीवी के पूरे परिवार को, क्योंकि आज पहली बार लंबे समय बाद बैठ रहा हूं आपके साथ। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल जरूर है, कांग्रेस ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निचले स्तर तक काम किया है। मंडलम सेक्टर और बीएलए पहली बार बने हैं, तकरीबन 20,000 बना चुके हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है, शिवराज महाराज और नाराज 3 गुटों में भाजपा बट चुकी है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। ग्वालियर चंबल संभाग से हम शुरू करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से जिन सिंधिया ने सरकार जरूर इनको सौंप दी, लेकिन वही सिंधिया है जो एक छोटे से कार्यकर्ता से गुना से चुनाव हार गए थे लोकसभा का, और विधानसभा आए जब उपचुनाव, उस उपचुनाव में उन्होंने ग्वालियर पूर्व 16 नंबर से मतदान किया था सपत्नीक भाजपा के पक्ष में। उनका प्रत्याशी था मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल बुरी तरह 20,000 से हारे थे, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता और 56 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद ग्वालियर का महापौर भी जीता। तो ये जिन सिंधिया का ये दम भर रहे हैं, सिंधिया जी 5-6 नाम गिनाए, एक के नाम से थोड़ी गए, वो सबके गिनाए उन्होंने नाम। आ जाते एक बार राकेश अचल जी को, मैं आ जाता हूं सुरेंद्र जी आऊंगा। पहले एक बार तीसरे मेहमान, जब 2 पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं जो और तीसरा नॉन पॉलिटिकल गेस्ट हो
तो वो थोड़ा सा असहाय से महसूस करने लगता है मुझे मिला के। तो एक बार अचल साहब को इन कर लेते हैं। अचल साहब, आपको क्या लगता है कि ज्यादा मुश्किल किसको होगी टिकट वितरण में के संदर्भ में अगर हम बात करें, बीजेपी को ज्यादा मुश्किल होगी या कांग्रेस को? अभी आपको सुना तो जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती बड़ी होती है। विपक्ष की तो अपनी तैयारी है, उसका अपना लक्ष्य पहले से साफ है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने मौजूदा विधायकों में से छटनी करना ये सबसे बड़ी चुनौती का काम है। और हाल के दिनों में जो सर्वेक्षण हुए हैं, चाहे उन्हें कोई स्वीकार करे या न करे, उनमें ये चीजें साफ हो गई हैं कि कौन सा विधायक मौजूदा इस आगामी चुनाव में खड़े होने के लायक है और कौन से को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हटाना पड़ेगा। ये आइडेंटिफिकेशन हो चुके हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से कम आधे और आधे से थोड़े से कम इनके चेहरे बदले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 2018 में जो इसके साथ हुआ है वो 2023 या 24 में नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसे जरूरत पड़ेगी तो वो सांसदों को भी, वर्तमान सांसदों को भी विधानसभा में उतार सकती है, ऐसे लोगों को भी उतार सकती है जो परिदृश्य से बाहर हो गए थे, हाशिए पर चले गए थे। तो ये मान के चलिए कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा है और ये स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता में 3 साल रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से अपनी स्थिति को कायम रखना है और तब कायम रखना है जब पिछले चुनाव के प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। पहले शिवराज बनाम महाराज था, शिवराज बनाम महाराज अब नहीं है, अब शिवराज संघ महाराज हो गए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा साहब को इन कर लेते हैं। जैसे अचल साहब ने कहा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि चुनौती आपके लिए ज्यादा है। जो उन्होंने कहा उसका तर्जुमा कुछ इस तरह का भी है कि जो मेहमान थे वो मेजबान हो गए हैं अब, तो जो पुराने मेजबान हैं जो घर के, वो भी कहीं असहज नहीं हो तो ज्यादा टिकट काटने में दिक्कत आपके लिए आ सकती है, ऐसा उनका आकलन है। देखिए, त्याग, तपस्या और समर्पण का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सत्ता प्राप्त करने नहीं आता, अपना बेस्ट देने आता है। आपको अगर ध्यान हो, जब गुजरात के चुनाव हुए तो गुजरात में जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी प्राथमिकता पार्टी की जीत है। और यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का है कि भाजपा जीतना चाहिए, मुझे टिकट मिले या ना मिले, सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता, ताकि हमारी गरीब कल्याण की नीतियां लगातार चलती रहें। आदरणीय सुदेश जी ने मेरा एक काम बड़ा आसान कर दिया। आपने कमलनाथ जी की तारीफ करते हुए कहा कमलनाथ ने 20,000 बूथों पर BLA बनाए हैं। आदरणीय सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने 64,678 बूथ पर BLA 2 बनाए हैं, बूथ समिति बनाई है, पन्ना बनाया है। आप 30% भी नहीं है, आपकी 30% अलग होता है। BLA बूथ पर ही होता है भाई साहब, BLA बूथ पर ही होता है, अलग होता है, BLA बूथ पर ही होता है। एक मंडल का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे बूथ आते हैं। 20,000 मंडल भी नहीं है, 1064 मंडल है मध्य प्रदेश में। और आप भारतीय जनता पार्टी बूथों पर नहीं है पर हम नहीं है सुदेश जी, खड़ा कर दिया है। आदरणीय प्रवीण जी, रही बात सर्वे की, आपसे दूर जा चुका है, छिड़क चुका है। भाजपा का हर कार्यकर्ता संकल्प अभी आने वाली है सरकार बनेगी, फिर मध्य प्रदेश आप मीडिया बराबर की टक्कर कहती है, तो मैं कहूंगा जैसे वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी 2 और 2 4, 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 आई थी एक फिल्म, तो माननीय कमलनाथ जी 5 हैं और ये 4 रहेंगे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जबरदस्त मजबूत है। भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे लैंड ऑर्डर की बात करें और चाहे करें महंगाई की बात, मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र जी की बात पूरी कर ले, फिर एक करके बात कर लेंगे तो बेहतर हो जाए। सुरेंद्र जी, बात जल्दी पूरी करिए। आप किस मुझ से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? मुख्यमंत्री के OSD पर छाप करते हैं कि आप मुझे कहना सुन लीजिए, इसलिए सुन लीजिए सुदेश जी, फिर आपकी बारी आएगी तो वो बोलेंगे शोर में तब्दील हो जाएगा, दर्शक बहुत इरिटेट हो। 800 करोड़ का एक करेके सुन लेते हैं। आदरणीय सुदेश जी, बोलिए। मीडिया चैनल की मर्यादा है, इसको कांग्रेस कार्यालय मत बनाइए। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के OSD के घर पर छापे पड़े, कितने करोड़ रुपए मिले? आपकी सरकार के मंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है। आपके विधायक उमंग सिंगार ने कहा सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है। कार्रवाई क्यों नहीं की? जेल में डालने का काम करते हैं आप। आपके उमंग सिंगार ने, आपकी पार्टी के विधायक है, क्या आप उसका टिकट काटेंगे? आपकी इस चैनल पर जिम्मेदारी,
फिर तीसरे मेहमान को करूंगा। जल्दी जवाब स्वदेश जी, जल्दी जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, नारायण सिंह कुशवाहा ने बयान दिया कि भाजपा में फला व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। उमंग सिंगार का आप टिकट काटेंगे क्या? आप उमंग सिंगार टिकट काटेंगे क्या? और मैं एक आप गोविंद सिंह का टिकट काटेंगे क्या? अनेक लोग ऐसे हैं, भगदड़ मची है। जैसे कर्नाटक में भाजपा का फाटक बंद हो गया, हिमाचल प्रदेश में बंद हो गया, ऐसे ही मध्य प्रदेश में होने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से आपके कमल चलेगा, कमलनाथ दिल्ली जाएंगे। जनता नकार चुकी है, उनकी टीम 100 चक्कर लगा ले मध्य प्रदेश में, कुछ भी होने वाला नहीं है। 200 पार। ठीक है, तीसरे मेहमान को कर देते हैं। तीसरी बात, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सब सारे दावे जो है बहुत जल्दी जनता देख लेगी। तीसरे मेहमान को इन करते हैं। अचल साहब, ये जो सबसे ज्यादा सीटें हैं, ये मालवा निमाड़ वाले इलाके में 66 सीटें, महाकौशल में 42, ग्वालियर चंबल 34, ये बड़े निर्णायक इलाके हैं। पिछले बार ग्वालियर चंबल कांग्रेस के खाते में आ गया था, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि महाराजा आप वहां जा चुके हैं। महाकौशल अभी भी वीकर सेक्शन मान के चल रही थी बीजेपी। लगातार आप देखें तो बड़े नेताओं के दौरे, अभी मोदी जी भी जा रहे हैं, शेड्यूल सटा हुआ है वहां से। तो आपको अगर इलाके बार में आपसे समझना चाहूं तो कहां कौन मजबूत दिखता है? देखिए, आज की परिस्थिति में बहुत ही संभ्रम की स्थिति है। ग्वालियर चंबल संभाग में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होना चाहिए था, वहां स्थिति बहुत दयनीय हो गई। स्थिति ये है, यहाँ हर सीट पर असंतोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा है कि उसको संभालना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ही नहीं, आरएसएस के नेताओं के लिए भी मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों यहाँ माननीय शिव कुमार भी आए थे, संघ के एक बहुत बड़े नेता है, प्रचारक है। उन्हें ये कहना पड़ा कि आप 3 साल हो गए हैं, सिंधिया और उनके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझिए। तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि 3 साल में जो आयातित नेता है, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी अपना नहीं बना पाई है और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है उसकी नाराजगी दूर कर नहीं पाई है, तो क्या स्थिति होने वाली है। मेरी जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ा इलाका है आपका मालवा अंचल का, वहां भी स्थिति कमोबेश ग्वालियर चंबल जैसी ही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत, ऐसी मेहनत 2018 में भी हुई थी और 2018 की परिणति क्या हुई वो आपको मालूम है। तो मुझे लगता है कि इस समय का जो चुनाव है विधानसभा का, बहुत रोचक होने वाला है और इस चुनाव पर कर्नाटक के चुनाव परिणामों की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 दिन पहले भोपाल आए और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ ले गए। इसके तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्लास लेने वाले हैं, उनको कहने वाले हैं कि आप अलग से अपनी भाजपा मत बनाइए, भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम। तो ये ऐसी मुसीबतें हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाब ले लेते हैं जर। सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं अपने साथ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, जो अचल साहब कह रहे हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी कुछ समझ भी है, उनके कुछ इनपुट भी हैं और उनके कुछ कयास भी हैं जो उन्होंने सिंधिया जी की मोदी जी के साथ जाने को लेकर लगाए। देखिए, जब 2 बड़े नेता साथ जाते हैं तो उसके अपने अपने अर्थ निकलते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी पर मुहूर्त देखी तंत ऐसी। अटल साहब को किसी ने कहा उनको नाट लगाने वाले हैं, कोई मुझे ये कह रहा था कि सब उनको पुरस्कार मिलने वाला है। तो ये सब अपने अपने उसके अपने अपने तर्क होते हैं। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर चंबल संभाग में ताकत बढ़ी है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 111 हैं। हमारी ताकत बढ़ेगी। मालवा की भी आप बात कर रहे हैं, मालवा में हमारी ताकत बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर, बूथ के आधार पर बाकी सब बातें होती रहेंगी, अपनी रणनीति के आधार पर, हमारे नेतृत्व के आधार पर, नीतियों के आधार पर। अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, आज समय माननीय मुख्यमंत्री जी योजना चलाई है, लाडली बहना योजना, इतनी लोकप्रियता उसकी बढ़ी है। मैं राजगढ़ में उस कार्यक्रम में था, 11 बजे 2.5 लाख पब्लिक वहां आई मुख्यमंत्री देखने सुनने के लिए। आ जाता हूं सर। जनता शिवराज जी की नीतियों से इतनी प्रसन्न है, इतना वातावरण बना है, हमने जन कल्याण के लिए जो काम किया है, जो सुशासन दिया है, जनता एक बार फिर हमारी इस पार्टी को चुनने वाली है। अब इनके यहाँ कमलनाथ जी क्या करेंगे, दिग्विजय सिंह जी क्या करेंगे, ये उसकी बात नहीं कर रहे, बार बार अब जवाब ले लेते हैं, बहुत वक्त दिया आपको। स्वदेश जी, जनता बहुत प्रसन्न है, गदगद है
कोई गुंजाइश आपके लिए बचती नहीं है। सुरेंद्र जी का दावा 19 वर्षों से इनकी यहाँ सरकार है और देश में 9 वर्ष से भाजपा की सरकार है। इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हिमाचल में एक एक कार्यकर्ता से फोन पर बात भी की है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री जी नहीं चल पाए। इन्होंने कर्नाटक में भी यही किया और अखिल भारतीय बूथ विस्तारक कार्यक्रम इन्होंने बंगलौर में भी रखा था, इन्होंने हिमाचल में भी रखा था और मध्य प्रदेश में भी रखा है। रेलवे का उद्घाटन करना तो एक बहाना था, उनको बूथ विस्तारक जो इनकी योजना कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करना था, लेकिन उनको नकार से थोड़ी आए, वो तो घोषित था, 2 घंटे रहे उस प्रोग्राम में। उनको जनता नकार चुकी है। बार बार चुनाव में आने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ न जुटने से अमित शाह जी वापस लौट जाते हैं, रास्ते में लौट जाते हैं, कभी आज नहीं आ पा रहे, मौसम खराब है, जबकि मौसम खराब नहीं था। उस दिन कमलनाथ जी ने भी हेलीकॉप्टर से दौरा किया और दौरा पूरा अपना कार्यक्रम करके आए, लेकिन अमित शाह जी वापस चले गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत खराब है। ये लाडली लक्ष्मी बहना की बात करते हैं, इन्होंने उसमें एक शर्त रख दी, समग्र आईडी, जो समग्र आईडी का पोर्टल अभियाल आप लॉग ऑन करिए तो अभियाल भी आपको बंद ही मिलेगा और वो अनिवार्य है। जब लोग आवेदन ही नहीं कर लेकिन कुछ वाजिब लोगों को लाभ मिला है ना, मतलब वो उनके फोटो वीडियो आ रहे हैं भाई, मेरे पास भी आ रहा है। सरकार तब तक उन्हें बहनों की याद नहीं आई। अरे बहनों की याद आदि तो सिलेंडर आप 100 रुपए का दे दो ना बहनों को, सब डायरेक्ट लाभ हो जाएगा। हम तो 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ठीक है, अचल साहब को एक बार इनका लेते हैं। अचल साहब, ये ट्राइबल जो है एक बड़ा मसला है दोनों पार्टियों के लिए। एक वक्त में कभी बीजेपी के साथ रहता है, कभी कांग्रेस के साथ रहता है। बीते कुछ मतलब 2 चुनाव से हम देख रहे हैं कि थोड़ा वो ज्यादा साथ कांग्रेस के चला जा रहा है। बीजेपी की चिंता की वजह भी आप देखिए कि हबीबगंज का नाम रानी कमलापति से लेके जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह के लिए अमित शाह जी का जाना 2 साल पहले और अभी भी लगातार, और शेड्यूल विजिट भी प्रधानमंत्री जी की। इसका मतलब है कि ट्राइबल पे फोकस ज्यादा है। आपका क्या आकलन कहता है, ट्राइबल इस बार किधर की तरफ झुकेगा? देखिए प्रवीण जी, ट्राइबल जो है बड़ी दयनीय स्थिति में है। उसका हमेशा हर सत्तारूढ़ दल ने जो सत्ता में आ गया उसने शोषण किया, उसके साथ वादाखिलाफी की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है और इसी वजह से उनका सारा फोकस अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विधानसभा क्षेत्र है उन पर है, होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इस क्षेत्र में है, यही सत्ता के भविष्य का निर्धारण करती हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो जनजातियां हैं तो जल जंगल जमीन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में जो वादा किया था उमा जी के समय में और पिछले 15-18 साल पंचजा बनाया था उन्होंने, जी हाँ, उन पर बहुत काम नहीं हो पाया। योजनाएं बनी, बहुत अच्छी योजनाएं बनी, लेकिन काम नहीं हुआ। और उस हड़ाहट पे आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों अवैध कॉलोनियों को बड़ी संख्या में वैध कर दिया। अरे भाई, आप पहले अवैध होने क्यों देते हैं, फिर वैध क्यों करते हैं? यानी आपके लिए कानून का कोई मतलब नहीं। लाडली बहना की योजना की बात की बहुत अच्छी योजना है, और लेकिन चुनाव के 5-6 महीने पहले शुरू की गई है, तो इसका कितना असर होगा भगवान जाने। महिलाएं तो पसंद नहीं, मैंने भी देखा है, जिनके खाते में 1000 रुपए आए और बड़ी गदगद है। तो जब ये खुशी वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सुरेंद्र शर्मा साहब, 2-3 मसले हैं ट्राइबल जो हमने जिक्र भी किया और उदाहरण के साथ किया कि भाई कब कब कहां ज्यादा फोकस जो है वो स्पष्ट दिख रहा है। और अमित शाह जी की भी बालाघाट विजिट भी, वो भी ट्राइबल इलाका है बालाघाट भी। तो इस बार उम्मीद है कि पिछली बार तो महाकौशल के बहुत सारे इलाके, बिंड कह लें हम उसे, बघेलखंड कह लें, उमरिया, अनूपपुर, ये वाले बहुत सारे इलाके, इसमें शेड्यूल भी शामिल था, बहुत दम से आपके साथ नहीं आया था। इस बार की क्या गुंजाइश लगती है आपको? निश्चित तौर पर जब हम 200 पार की बात करते हैं तो सारा प्रदेश उसमें आ रहा है। कुछ अब्बास स्वरूप कुछ सीटें छूटेंगी, बिल्कुल 200 पार हम होंगे। कौन सी 30 सीटें छोड़ दे रहे हो आप कांग्रेस के लिए? मैं कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ रहा, हम 230 पर ही दमदारी से लड़ेंगे। पर राजनीति संभावना और समीकरण का खेल है। कई बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ जाता है, वो 1000 वोट ले जाता है, परिणाम आगे पीछे हो जाता है, इसलिए वो आगे पीछे होगा। और आपके चैनल पर जिम्मेवारी से मैं दावा कर रहा हूं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव हारेंगे, अरुण यादव चुनाव हारेंगे, राहुल सिंह चुनाव हारेंगे, गोविंद सिंह चुनाव हारेंगे। अच्छा, 230 हम जीत रहे हैं, तो ये चारों भी चुनाव हारेंगे और हम शायद 200 पार करेंगे। रही बात, आपने संभावनाओं की बात कही है, जनजातीय बंधुओं की बात कही है, तो निश्चित तौर पर प्रवीण जी, आप 2003 से पहले कभी विचार करते थे आप अलीराजपुर जा सकते हैं, आप झाबुआ जा सकते हैं, बड़वानी जा सकते हैं? कैसा मध्य प्रदेश था, मैं गया हूं वहां, उस हालिये में जाते थे तो उनकी दुर्दशा हमने देखी थी। आज 2003 से पहले तो हम डिंडोरी भी नहीं जा सकते थे, वो भी ट्राइबल जी, डिंडोरी भी है, मंडला भी है, हाँ। बालाघाट की भी आप बात कर रहे हैं, नक्सलाइट एरिया, इन्हीं की सरकार के मंत्री की नक्सलियों ने हत्या की लिखी राम कामरे की, इनकी सरकार में।
ये इस तरह की स्थिति थी। हमारी सरकार ने सुशासन दिया है, विकास दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास से लोगों की जिंदगी बदली है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर एक जल्दी से 30 सीटों में टिक मार्क लगवा लीजिए इनसे, 230 में से कौन सी 30 ये आपको दे रहे हैं? 200 इनके पास जाएंगे, 30 आपके पास आएंगे। 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी भोपाल पधारे और सबसे पहले मीडिया के सामने मुखातिब हुए और बोले अब की बार 200 पार। और आज हमारे प्रवक्ता महोदय भी कह रहे हैं जब उनकी बात 18 में नकार दी जनता ने, आज तो स्थिति है कि आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से जनता का मत बेचा है और आपने सरकार गिरा दी माननीय कमलनाथ जी की। यहां दो बातें हैं, एक टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह जी और एक विजन वाले नेता है कमलनाथ जी। तो आपने विजन मध्य प्रदेश का छीना है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। आप बात कर रहे हैं कमलनाथ कमीशन वाले 200 पार की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है एक मिनी बस में बैठकर आपके विधायकों की संख्या इतनी हो जाए कि विधानसभा तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपका आरएसएस हो या आपका आंतरिक कोई सर्वे हो या सरकारी कोई सर्वे हो, हर सर्वे में आप बुरी तरह चुनाव हार रहे हो, इसीलिए बौखलाहट में उल्टी सीधी राजनीति कर रहे हो। मैं समझता हूं आने वाले समय 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ माननीय कमलनाथ जी न ले तो मैं तो घर चला जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। भाई देख लीजिए सारे दर्शक लोग, अगर आपको कहीं घूमते हुए दिखें स्वदेश जी, तो फिर अगर ऐसा हुआ और ये घूमते हुए दिखें तो बताइएगा। बिल्कुल। अचल साहब को इन कर रहे थे। अचल साहब, ये एक जो मसला है वो इस पे भी बात होना जरूरी है कि अक्सर जब चुनाव इस तरह के होते हैं और फंसे हुए से दिखते हैं, अभी तक तो फंसा हुआ सा दोनों कांटे की टक्कर जैसा दिख रहा है, तो दोनों पक्ष तीसरे की एंट्री जरूर कराते हैं कि जिससे वोट का अपने तरफ ध्रुवीकरण कराया जा सके। तो आप उम्मीद करके चलते हैं कि आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस, इस तरह के संगठन भी ताकत से खड़े किए जाएंगे कई इलाकों में ताकि वोट का विभाजन हो? देखिए प्रेम जी, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है चुनावों का, उसमें तीसरे दल के लिए बहुत गुंजाइश कभी नहीं रही। जब जब तीसरे दल की एंट्री हुई है तो बहुत अधिकतम सीटें 12 से ज्यादा कोई जीता नहीं। और लेकिन आपके यहाँ बसपा तो मार देती बॉर्डर के इलाकों में, बसपा को तो मतलब इस बार भले ही नहीं मारा, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं मारी, लेकिन ले आती थी बसपा सीटें। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे गोंडवाना हो, सबकी मिला के 12-13 से ज्यादा सीटें नहीं है। और दुर्भाग्य ये रहा कि ये तीसरी दल के जो लोग आए वो अंततोगत्वा जो उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी रही उसके साथ चले गए। तो इनका विश्वास तो जनता में नहीं है। लेकिन आपका ये संभावना बिल्कुल सही है कि ये दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी जरूरत के हिसाब से तीसरी दल के लोगों को स्पेस देगी। और इस समय क्योंकि सपा और बसपा हाशिए पर है और आपकी 2 राज्यों में सरकार है, इसलिए मुमकिन है कि आपको ये जगह दी जाए। और ये संकेत अभी मिले हैं, आपके किसी नेता ने कल ही कहा है कि अगर हमारे विधायक जीतेंगे वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। जाहिर है कि इनकी बातचीत कांग्रेस से। साहब माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे दावे आपने यहां पर सुने, बहुत सारे आपने और भी चीजें सुनी जो यहां पर क्लेम किए गए। अब ये क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जबकि चुनाव के नतीजे आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।